नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो संघर्ष का दूसरा नाम है। पहले कला कॉलेज से अध्यक्ष रहे, वर्तमान समय में शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के अध्यक्ष हैं और संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। संघर्ष की प्रतिमूर्ति अपन ऐसे कह सकते हैं, ये जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, जिस संगठन से जुड़ते हैं, वो अपना पहला शब्द ही कॉमरेड काम में लेते हैं और कॉमरेड का मीनिंग होता है साथी। साथी शब्द से जो किसी को संबोधित करे उस शख्सियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी में ज्योति चंद्र बसु हुए, जिन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के पक्ष में जाते हुए प्रधानमंत्री के पद तक को ठुकरा दिया। आइए आपका सीधा रुख करता हूं विजेंद्र जी ढाका की तरफ, जो वर्तमान समय में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए सीधी टक्कर देने वाले हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को। नमस्कार। नमस्कार कपिल भाई। सर, आपका जीवन परिचय। कपिल भाई, मेरा नाम है विजेंद्र ढाका, दालमास गांव का मैं रहने वाला हूँ। बोजासर पंचायत मेरी है, लक्ष्मणगढ़ तहसील है और जिला सीकर। आपका राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? मैं जब मेरी स्कूली शिक्षा पूरी करके और सीकर एसके कॉलेज में सन 2014 के अंदर पढ़ने गया, उस दरमियान मेरे परसेंट 70 थे, लेकिन मेरा एडमिशन जो फर्स्ट लिस्ट थी, सेकंड लिस्ट थी, उसमें नहीं हुआ था। वहां पर मुझे एक बैनर दिखाई दिया, स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद, एसएफआई, शिक्षा और संघर्ष का। मैंने उन लोगों से मुलाकात की कि मेरा एडमिशन कैसे होगा। उन लोगों ने कहा हम लड़ने वाले लोग हैं, आप हमारे साथ आइए। मैं उनके साथ रहा, लंबी लड़ाई चली 8-10 दिन की। उसके बाद में 25% सीटों की बढ़ोतरी हुई। तब से मैंने देखा कि मेरा एडमिशन इन लोगों ने किया है। मेरे साथ बहुत सारे और भी गरीब परिवार से आने वाले लोगों के वहां पे एडमिशन हुए। तब मैंने देखा कि जहां कहीं भी अन्याय हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, ऐसे मेरी तरह और भी बहुत सारे विद्यार्थी अगर वंचित रहते हैं तो उनके लिए हमें लड़ना चाहिए। और लड़ते लड़ते सरकारों का डटकर मुकाबला किया, दमन के खिलाफ आवाज उठाई। और मेरा कोई मकसद राजनीति में आने का नहीं था, मैं भी एक पढ़ लिख करके नौकरी लगना चाहता था, लेकिन इन सरकार की नीतियों ने हमें राजनीति में ला करके खड़ा कर दिया। वर्तमान समय में आपकी विचारधारा है वो सीपीआईएम संगठन से जुड़ी हुई है। सीपीआईएम संगठन में बड़े बड़े नेता हुए हैं, जैसे मैं नाम लूं तो फैसियत बहुत बड़ी है। आपकी पार्टी ने देश को बहुत अच्छे अच्छे नेता दिए हैं, लेकिन अब अपन बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नेताओं की, तो उनमें एक बड़ा नाम निकल कर आता है अमरा राम। उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए पिछले समय में कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे को काम में ले लिया अपने व्यक्तिगत कारणों में, ऐसा कुछ हुआ? देखो, अमरा राम जी एसके कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहने के बाद में लगातार, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे गरीब की हो, तमाम की हरदम, तो इसका कोई मोहताज नहीं, हरदम जनता के लिए संघर्ष करने वाले रहे हैं। और विधानसभा के अंदर भी मजबूती के साथ जनता के हर एक मुद्दे की लड़ाई लड़ने का काम किया है। चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे बहुत बड़े बड़े आंदोलन अमरा राम ने किया है। अमरा राम ने इस शेखावाटी के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के लिए एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। जो ये आरोप प्रत्यारोप ये चंदा का है, ये और है, ये जो अलग पार्टियां हैं और पार्टियां हैं, उनका काम है, अमरा राम का यह काम नहीं है। अमरा राम संघर्ष का दूसरा नाम है अमरा राम जी। अमरा राम एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो एक समय में उनके पीछे इन राजनीतिक सत्ता दलों ने, जो सत्ता पक्ष में होता था, उनमें अमरा राम का एक कहानी किस्सा मशहूर है कि उस समय में एक बार उनके पीछे किसी एक सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल ने उनके पीछे झूठे आरोप लगा करके पुलिस लगवाती थी। एक गांव में जाकर उनको एक ठोर मिली और उस गांव के लोगों ने हसिया हथौड़ा ये उठा लिए और पुलिस को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। आइए अब अपन रुक करते हैं अपने साक्षात्कार की ओर। आपके जी, आप छात्र राजनीति से सक्रिय हैं। आपके जीवन में जो छात्र राजनीति रही है उसके बाद में अब आप एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आपका नाम लगभग सीपीआईएम से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तय है। तो
आपके जीवन में कोई ऐसी कोई राजनीतिक चुनौतियां, जैसे कि आपको कहीं भी आपकी शख्सियत को देखते हुए आपको किसी अन्य राजनीतिक दल ने अपनी ओर खींचने का प्रयास किया हो, या फिर किसी आपके इस पार्टी की वजह से, पार्टी के झंडे की वजह से आपके जो काम है, जो सामाजिक रूप से आप करवाते हो लोगों के, उनको रोकने का प्रयास किया गया हो, ऐसी कोई चुनौती आपके सामने आई तो आप दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। देखिए कपिल भाई, जब आप राजनीति में आते हो और जो राजनीति के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसका आप बदलने का मादा रखते हो, तो चुनौतियों को बहुत सामना करना पड़ता है। और मेरे सामने भी बहुत सारी चुनौतियां का सामना मैंने किया है। कोई कहता है कि ये आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, ये इसकी विचारधारा अच्छी नहीं है, आप उस पार्टी में शामिल हो जाओ, हम आपको यह सरपंच बना देंगे, पंच बना देंगे, कोई यह लोभ लालच, बहुत सारे ऐसे लोभ लालच देने का काम करते हैं। लेकिन हम लगातार जो हमारे मुद्दे हैं, जो संघर्ष का रास्ता है, उस संघर्ष के रास्ते पे अडिग है। इन लुटेरों के बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। आपकी पार्टी की एक राजनीतिक गाइडलाइन देखें या यूं कहूं कि नीति देखें तो वर्तमान समय में पूरे विश्व पटल में आपकी राजनीतिक सरकार जो है वो चाइना में आपकी सरकार है। वहां पर यदि कई लोगों से मिलते हैं और सीपीआईएम की बात होती है, उस वक्त पर लोग आरोप लगाते हैं कि चाइना में जो सीपीआईएम के लोग हैं वो सिर्फ व्यवसायियों का ही सहयोग करते हैं और भारत में एक गरीबों के मसीहा के तौर पर दिखाया जाता है। ऐसा, इसके बारे में आपका कुछ कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हम गरीबों के साथ लड़ने वाले लोग हैं। ये जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि कहीं इनके, अगर इनके संपर्क में लोग आ गए तो कहीं हमको नकार न दे, इसलिए ये भ्रामक प्रचार करते हैं, भ्रामक खबरें फैलाते हैं। जी, आपका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, लंबा तो नहीं कर सकता, छोटा सा है, आपकी भी उम्र छोटी है, आप मध्यम वर्गीय परिवार से निकल कर आए हैं, तो आपकी जो राजनीतिक करियर की जो लड़ाई है, आपके राजनीतिक करियर के बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए ताकि आप जैसे ही नेता भारत में तैयार हो। देखिए, जो भी दर्शक देखेंगे, मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत के बारे में पहले बताया आपको, जब एसके कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, उसमें से मैं, मेरा एडमिशन होने से छात्र संगठन एसएफआई के साथ जुड़ा। उसके बाद में बहुत सारे मूवमेंट, चाहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलवाने का सवाल हो, चाहे फीस कम करवाने का सवाल हो, चाहे प्रत्येक तहसील मुख्यालय के ऊपर कॉलेज खुलवाने का सवाल हो, चाहे सीट और सेक्शन बढ़ाने का सवाल हो, इन तमाम मांगों को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी और विद्यार्थियों ने मुझे, छात्र संगठन एसएफआई ने सन 2017-18 में राजकीय कला महाविद्यालय कटलातर का छात्र संघ का उम्मीदवार बनाया। विद्यार्थियों ने भारी समर्थन के साथ मुझे अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष रहने के सामने मेरी चुनौती थी कि राजकीय कला महाविद्यालय के नाम भूमि नहीं थी, वो एक विद्यालय में, स्कूल में संचालित था। हमने लंबी लड़ाई लड़ करके 35 दिन तक एक लंबा आंदोलन चला। 7 दिन तक कॉलेज को हमने बंद रखा, तारेबंदी की। उसकी बदौलत राजकीय कला महाविद्यालय के नाम हमने 50 बीघा जमीन और 6 करोड़ रुपए आवंटित करवाए। ये बहुत बड़ी विद्यार्थियों की जीत थी, हमारे संघर्ष की जीत थी। सरकारों के हमने घुटने टिकाए। उसके बाद में पीछे मुड़ करके आज तक हमने नहीं देखा, चाहे खाई भी दमन हो, चाहे अत्याचार हो, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। और विद्यार्थियों का और संगठन का फिर से ऊपर, मेरे ऊपर प्यार रहा। जो काम किया उसका परिणाम, उसका नतीजा, उसकी सफलता मुझे मिली। और छात्र संगठन एसएफआई ने फिर से मुझे शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। पहली दफा चुनाव हुए और विद्यार्थियों ने भारी बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया। और लगातार जिस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, चाहे सरकार किसी की हो, हमने दो हाथ करने का काम तमाम से किया। और जो राजनीति की बात है उसके लिए हम लगातार, हमने ये महसूस किया है कि अगर कोई आज के दिन हर चीज को राजनीति प्रभावित कर रही है तो उस राजनीति की उस शिविर तक हम जाएंगे ताकि वहां से हम परिवर्तन कर सकें। मतलब आपका सीधा सीधा मतलब कहने का ये है कि आपकी पार्टी में मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से निकले लोगों के लिए बहुत जगह है। बहुत जगह है। मैं खुद एक गरीब किसान का बेटा हूं। खाने के लिए, बस में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे।
लेकिन इस पार्टी ने मुझे एक दफा नहीं, इस संगठन ने मुझे एक दफा नहीं 2 बार छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया है। मैं आपके सामने हूं, इसलिए ये कहते हैं कि जो गरीब और अमीर नहीं देखते हुए यह पार्टियां जो मध्यम वर्ग से उठ करके जो उनकी काबिलियत रहती है कि हमें भी कुछ ऐसे करना चाहिए, उन लोगों को यह पार्टियां मौका देती है। जी, वर्तमान समय में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है उसमें रोज कभी कांग्रेस अपनी एक लिस्ट जारी करती है, कभी भाजपा अपनी कोई एक लिस्ट जारी करती है, कभी बसपा कोई लिस्ट जारी करती है। क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा होता है क्या कि जो ये नेता है उनको जयपुर दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते हो, टिकट के लिए अपनी कुछ दावेदारी पेश करनी होती हो, या फिर यूं कहें कि कुछ पेश की देनी होती हो, ऐसा कुछ? देखिए कपिल जी, हमारी पार्टी में टिकट कोई दिल्ली से जयपुर से नहीं, टिकट जनता के पास रहती है। जनता के बीच में 5 साल रह करके जनता के हर एक मुद्दे की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को जनता के बीच में ही रहना होता है, जनता के काम करते हैं। इनकी तरह जयपुर और दिल्ली के अंदर चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यह टिकटें नहीं बांटते हैं। यह लोग, यह लुटेरे लोग टिकटों का सौदा करते हैं, बोली लगती है टिकटों की, जो पैसे ज्यादा देगा वो टिकट लेके आएगा। और उसी का परिणाम आप लक्ष्मणगढ़ में देख सकते हो, चाहे फतेहपुर में देख सकते हो, पूरे राजस्थान को आप उठा करके देखोगे कि धरातल के ऊपर कौन काम कर रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है और मलाई कौन खा रहा है। ऐसे बहुत सारे लुटेरे यहाँ आते हैं, जनता को बहकावे का काम करते हैं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वो पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता ही उनको उम्मीदवार बनाती है, जनता ही उनको चुनाव लड़वाती है और जनता ही उनको जितवाने का काम करती है। जी, क्या अब रुक करते हैं मतलब लक्ष्मणगढ़ की राजनीति की तरफ, जहां आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, उस विधानसभा क्षेत्र की और अपन रुक कर रहे हैं, तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि मार्क्सवादी पार्टी, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो क्या आपको पूर्ण रूप से घोषित कर चुकी है कि आप ही उम्मीदवार रहेंगे लक्ष्मणगढ़ से? जी, पूर्ण रूप से। लगातार हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और पार्टी पूर्ण रूप से लगातार आपकी पार्टी से बीएस मील साहब ने लगातार 3 बार चुनाव लड़ा। पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो तीसरे नंबर पे थे और शायद वो जीत से थोड़ा सा चुके थे। उसके बाद में उनके वोटों की गिनती का ग्राफ जो है वो इतना बेतरतीब तरीके से गिरा कि उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक 2 बार, पहली बार में इतने वोट लिए और उसके बाद में अचानक इतने कम वोट आने शुरू हुए? आप मान सकते हैं कि 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 इतने ही वोटों में आपकी पार्टी लगातार 2 बार सिमटती आ रही है। देखिए, पहले यह लक्ष्मणगढ़ सीट रिजर्व थी और रिजर्व के बाद में 3 चुनाव हुए और मीर साहब ने जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, मीर साहब जैसा बिजली विभाग के अंदर आज तक ऐसा अफसर कोई हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों को नौकरियां लगाई, बहुत सारे ईमानदारी का, अगर कोई मोहताज ईमानदारी का कोई है तो वो मीर साहब है। और मीर साहब ने जिस प्रकार से ईमानदारी दिखाई, चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने जो एक लुटेरा जाल बिछा करके जो जनता है उसको गुमराह करके जातीयता के नाम पे कभी कह रहे हैं जाट की नाक कट रही है, कभी कह रहे हैं ब्राह्मण की नाक कट रही है, कभी किसी अदर कास्ट की नाक कट रही है। लेकिन जनता को गुमराह करके और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनसे दूर करने का काम किया। जनता इस बात को समझ नहीं पाई कि हमारा असली दोस्त कौन है, असली हमारा दुश्मन कौन है। और जनता को अभी यह महसूस हो रहा है कि यह उन नेताओं की, जो नेता कहते हैं कि कभी किसकी नाक कट रही है, कभी किसकी नाक कट रही है, वो एक थाली में खाने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करके, जनता को बावरा बना करके इन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है। इसलिए फिर भी मीर साहब के बात वोट के सवाल की नहीं है, लेकिन मीर साहब लगातार जनता के बीच में रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष किया है। चाहे तमाम बहुत सारे मूवमेंट आए हैं जहां कहीं भी मीर साहब को लोगों ने याद किया है, मीर साहब खड़े नजर आए। तो क्या हम इस बार मान सकते हैं कि वो वोटों का ग्राफ अब की बार बहुत आसमान तक जाएगा? जी जरूर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने विद्यार्थी जीवन में
लड़ाइयां लड़ी है, आपने बहुत कहा। गांव नालियों से चल करके जो उम्मीद लेकर के आते हैं विद्यार्थी, उनके जो सपने लेकर के आते हैं, उन सपनों को हमने पूरा करने का काम किया है। लगातार 10 सालों से हम लगातार जनता के बीच में हैं। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है वो जनता के बीच में रहने का काम करती है। नौजवानों का साथ है, युवाओं का आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है, और उसके दम पे हम विधानसभा को फतेह करेंगे। जी, वर्तमान समय में आपके विरोधी जो देखे जा रहे हैं वो वर्तमान समय में राजस्थान की कांग्रेस को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, वो एक नई राजनीति कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस की। तो क्या उनके सामने लगातार वो 3 बार चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का देखें तो वो एक जाट जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का काम भी कर रहे हैं, और इस बार आप भी जाट हो, और लक्ष्मणगढ़ की 70% जाट कम्युनिटी अपन देखें तो वो ढाका है। तो क्या आप उसमें उस ढाका कम्युनिटी को साधने का काम करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी तो जातीयता में विश्वास नहीं करती है। हम इंसान को इंसान की दृष्टि से देखते हैं, जाति में विश्वास नहीं करते हैं। और इस बार इन तमाम दोनों पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने जातियों के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है। इस बार दोनों प्रत्याशी तय हो चुके हैं दोनों पार्टियों के, और मुकाबला बड़ा रोचक होगा। जो ये हमेशा जनता को जो गुमराह करने का काम करते हैं, वो गुमराह इस बार जनता नहीं होगी। जनता जो लगातार संघर्ष करते हैं लोगों के लिए, उनको उनके हित में फैसला देने का काम करेगी, जनादेश देने का काम करेगी, समर्थन देने का काम करेगी। इसलिए जो ये लोग जातीयता का जो जहर घोलना चाहते थे, लक्ष्मणगढ़ को कलंकित करने का काम जातीयता का जहर से किया है, वो इस बार नहीं चलेगा। जी, वर्तमान विधायक गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ भी है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है कि उन्होंने कितना क्या विकास किया है? लोग उनको विकास पुरुष करते हैं। पीसीसी चीफ ने अपने घर भरने का विकास किया है। अपने जो अमचे चमचे थे उनको छूट दी है यहाँ पे कि आप जनता को लूटिए, कहां विकास कर सकते हैं। जो रोडें बनाई है उनके हालात अपन देखे तो उनके ऊपर एक पशु चल जाता है, उसकी ठोकर लगती है तो उससे सड़क उखड़ जाती है। अपने घर बनने का विकास किया है। बड़ी मीटिंग के अंदर जब ये शिक्षा मंत्री थे तब मुख्यमंत्री सवाल करते हैं कि मास्टरों से ट्रांसफर के पैसे लगेंगे। मास्टर एक दफा नहीं 2 बार कहते हैं कि ट्रांसफर से पैसे लगते हैं। ऐसे निकलने को अगर इसमें ईमानदारी होती, सत्यता होती तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए इन्होंने लक्ष्मणगढ़ की जनता की जो जनता ने जनादेश दिया था उसको अपमानित करने का काम इन निकम्मों ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने विकास किया है, लेकिन विकास अपने घर बढ़ने का किया है। इसके अलावा आप विकास का कोई अंबार नहीं देख सकते। जी, आप चलते हैं साक्षात्कार की अगली कड़ी में। आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा। जब अपन कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अपना एक पसंदीदा चेहरा होता है जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे हम आदर्श मानते हैं। अब लोग बड़े बड़े महापुरुषों को आदर्श मानते हैं, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी। उनके अलावा कोई एक ऐसा राजनीतिक चेहरा जिसे आप आदर्श मानते हो, राजनीतिक रूप से जिसे आप अपना आदर्श मानते हो? हमारा आदर्श चेहरा कामरेड डमराराम है, और उन्हीं के पदचिन्हों पे जो कामरेड तिलोक सिंह रहे हैं, कामरेड डमराराम रहे हैं, कामरेड किशन डाका रहे हैं, कामरेड बीएस मील है, जिन्होंने एक ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ जिस प्रकार से जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसी प्रकार से हम लगातार उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में जिस वर्ष सबसे पहले मील साहब ने चुनाव लड़ा था, उस समय मदन सेवदा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे और कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा। वर्तमान समय में कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है लक्ष्मणगढ़ से, और मदन सेवदा वर्तमान समय में लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। तो जो ये खेल है, ये कौन सा खेल था जब वो पहली बार मील साहब चुनाव लड़े थे? तो क्या इसमें हार का आप योगदान इस रणनीति को मानते हैं कहीं ना कहीं कि बीजेपी से मदन सेवदा का खड़ा होना और उनके भी 5-6 हजार वोटों का आना? देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
दोनों का यह मिलाजुली का खेल कोई नया नहीं है, यह हमेशा से चलता आ रहा है। आप दोष से देख सकते हो, कभी बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट ट्रांसफर कर देते हैं। जब प्रधान का चुनाव होता है तो दोनों एक ही तालाब में, दोनों पार्टियां मिलकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को रोकने के लिए एक ही तालाब में पानी पीने का काम करते हैं। इन दोनों के ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जाति भी बदल सकते हैं, धर्म भी बदल सकते हैं। इनसे बड़ा बेईमान, इनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। पिछले कुछ समय पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में चर्चाएं चली थी कि उनका गठबंधन होगा। वो गठबंधन हुआ नहीं, उनकी स्थितियां तो मुझे नहीं पता। क्या ये गठबंधन देखने को मिलेगा? क्योंकि यदि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक हो जाए तो क्या आपको लगता है कि ये तीसरा मोर्चा खड़ा होकर के और एक राजस्थान को एक नई दिशा मिल सकती है, एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? जी जरूर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जितने भी जो दल है, उनके तीसरे मोर्चे के लिए जो आलाकमान है, जो हमारे नेता है, उनके नेता है, आपस के अंदर बातचीत चल रही है। ये जरूर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लूट के खिलाफ लड़ने वाले हैं, उनको मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि एक साथ मिलकर के इन लुटेरों को भगाने का काम करना चाहिए और तीसरे मोर्चे को मजबूत करना चाहिए। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि लक्ष्मणगढ़ में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से लगभग 22-23 उम्मीदवार थे, उनमें सुभाष महरिया को टिकट दिया गया। तो इस गुटबाजी को आप किस तरह देखते हैं? इसका नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा? देखिए, इसका नुकसान जो है, जो धरातल पे जो लोग काम कर रहे थे, जो लगे हुए थे, उनको सीधा सीधा नुकसान है। और नुकसान इस बात से है कि वो लगातार मेहनत कर रहे थे और जो राम और लक्ष्मण की कभी जोड़ी बताते थे, कभी कांग्रेस को अपनी मां बताते हैं, कभी सिलेंडर को अपनी मां बताते हैं, कभी कहते हैं कि भगत सिंह की तरह हमें फांसी के फंदे पे अगर मैं फिर से कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूं तो कभी। तो जिसकी मां एक नहीं हो सकती, जो मां को भी बार बार बदल सकता है, उसकी हम क्या कल्पना कर सकते हैं। इसलिए यह तो लूट का तंत्र चला रखा है। जो गुटबाजी है वो आने वाले समय में दिखेगी। जो वास्तव में धरातल के ऊपर काम कर रहे थे, यह दोनों पार्टियां टिकटों को बेचने का काम करती है। जो ज्यादा रकम देता है उसको टिकट देने का काम करती है। और इन दोनों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन तमाम की टिकटें फाड़ने का काम जनता करेगी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को चुनाव जितवाने का काम इस बार जनता करेगी, क्योंकि जनता इनके खेल को समझ चुकी है। ये बार बार जिस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हो, इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी और उनकी दोनों की टिकटें फाड़ने का काम जनता करेगी। जी, आप युवा हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी। आप यहां तक पहुंचे हैं, आपके स्ट्रगल ने, आपके संघर्ष ने आपको यहां तक पहुंचाया है। आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी लंबे समय से आपको देख रहा हूं। तो आपने जो संघर्ष किया है उसमें आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, बहुत सारी चीजों को देखा होगा। तो वर्तमान समय का जो युवा है उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। और जिन युवाओं के सपने हैं, उनके माँ बाप के सपने हैं कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, हम तो अगर परेशान रहे होंगे लेकिन वो अच्छी नौकरी लगे। वो बच्चा अपने सपनों को लेकर के जब बाजार के अंदर जाता है, रूम किराया लेता है, रूम किराया लेकर के अपनी पढ़ाई पढ़ता है, कोचिंग में जाता है, जब कोई भर्ती आती है और उसकी परीक्षा देकर के वापस घर लौटता है, शाम को बात करता है कि पापा मेरा पेपर अच्छा हुआ है, इस बार सिलेक्ट हो जाऊंगा, मम्मी मेरा पेपर अच्छा हुआ है। उसके जो सपने रहते हैं, उन सपनों को लेकर के वो सजोए रखता है। और जब सुबह अखबार पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है, वो मार्कशीट बदली गई है। तो उन युवाओं के सपने को जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, जो तमाम पार्टियां, लूट की जो पार्टियां हैं, सपनों को मारने का जो काम किया है, उन सपनों को जिंदा रखने के लिए युवाओं के, इसके खिलाफ जो कानून बने, उसके कानून के मुताबिक ठोस कार्रवाई हो और छोटी मछलियों को न पकड़ते हुए बड़ी मछलियों को जो राजनीतिक संरक्षण जो लोग दे रहे हैं
उन राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम करे, जेल में डालने का काम करे, और तमाम गांव के अंदर, पंचायत के अंदर युवाओं के लिए अच्छे खेल मैदान हो, पंचायत मुख्यालय तमाम गांव में अच्छा लाइब्रेरी का माहौल हो, ताकि विद्यार्थी पढ़ सके, लिख सके और आने वाले समय में वो अच्छे एक अपना बेहतर भविष्य बना सके। और जो युवा भाग दौड़ करके जो सेना के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन इसके अंदर की सरकार ने, निकम्मी सरकार ने सेना को बेचने का काम किया है, जो अग्निपथ के नाम से ये लेकर के आए हैं, उसके खिलाफ भी हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया है और आने वाले समय में भी हम अग्निपथ के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे। पिछले 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक पंजाब का साथी अमृतपाल, जो 19 साल की उम्र में लड़ते लड़ते जो शहीद हो गया था, इन निकम्मी सरकारों ने उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में डाल करके और उसके गांव तक पहुंचा दिया। कहीं न कोई सैनिक का दर्जा है, न कोई सलामी है। मैं दाद देना चाहता हूं उन पुलिस वालों को, उन गांव वालों को, कि उन्होंने पुलिस से उनको सलामी दिलवाई। तो युवाओं के साथ इन सरकारों ने जो धोखा किया है, जो लूटने का काम किया है, युवाओं के सपनों को, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उन युवाओं के लिए हम ये काम कराने का लिए आगे बढ़ेंगे। पिछले 5-10 दिन पहले पंजाब का एक सैनिक था, अमृतपाल सिंह, अग्निवीर में भर्ती हुआ। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में उसने देश के लिए बलिदान किया। उसको कुछ समय बाद में सुसाइड करार दे दिया गया। सेना के द्वारा एक बयान जारी हुआ, उसको सुसाइड करार दे दिया गया। इसका हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रेस नोट हमने देखा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही हैं। उसका तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान समय में आपका नाम लगभग विधायक के लिए तय है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप दर्शकों से कोई अपील करना चाहें, अपने आप के लिए कुछ वोट मांगना चाहें, या फिर जो भी आप अपील करना चाहें, तो वो आप कैमरा के समक्ष कर सकते हैं। द बम्बार्ड चैनल पर मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूं कि जब से मैंने राजनीतिक जीवन में, जब कॉलेज शुरू की थी और राजनीति के अंदर संघर्ष से लड़ते हुए प्रवेश किया, उससे लेकर के आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। उस दरमियान चाहे किसान आंदोलन हुआ हो, चाहे बिजली का आंदोलन हुआ हो, चाहे किसान बॉर्डरों के ऊपर 13 महीने कार्य कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया हो, चाहे अग्निपथ को वापस करवाने का सवाल हो, चाहे जो देश का मेडल जाकर के सिन्हा जो गौरव है वो बढ़ाने का काम जिन पहलवानों ने किया, उनके साथ जो बलात्कार के जो आरोप लगे, उन पहलवानों की लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने किया। चाहे जो राहुल गांधी पिछली बार जो आया था 1-2 दिन 10 गिन करके कर्जा माफी का झूठा वादा जनता को दिया था, उसके खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है। हर एक लड़ाई का हम हिस्सा रहे हैं। हम तमाम नौजवानों से, हम तमाम विद्यार्थियों से, हम तमाम किसानों से हम तो यही अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जो लुटेरे सांड यहां पर 2 आएंगे, उन सांडों से जनता को बचाइए, और जो किसान की, मजदूर की, गरीब की, जो भी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, और वो है विजेंद्र डाठा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसको मजबूत कीजिए। तो आने वाले समय में जो गरीब है, जो किसान है, वो जब पंचायत में जाएगा अपना पट्टा बनवाने के लिए, तो उसके पट्टे का कमीशन नहीं लगेगा। जब अपना बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जाएगा, तो उसके लिए बिजली की जो रिश्वत अलग से लेती है वो नहीं लगेगी। जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जब वो जाता है तहसील के अंदर, तो वहां 2% अलग से नहीं देना पड़ेगा रिश्वत का। जो FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों के अंदर जो रिश्वत देता है, वो रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो तमाम आवाम से ये अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन चोरों के, इन लुटेरों के बहकावे में ना आए, और आने वाले 25 नवंबर को हसिया थोड़ा दातड़ी के निशान के ऊपर, हसिया थोड़ा और सितौरा के निशान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और इस संघर्ष की आवाज को मजबूत करने का काम करे। आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपको ये सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि आज हमारा जो वोट दिया हुआ साथी है वो विधानसभा में गूंज रहा है, कलेक्टर से भिड़ रहा है, SP से भिड़ रहा है, SDM से भिड़ रहा है, अपने हक और अधिकार की आवाज के लिए हिफाजत कर रहा है। यही मैं जनता से अपील करना चाहता हूं।
आप थे विजेंद्र डाखा, जो वर्तमान समय में विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये थे विजेंद्र डाखा, जो वर्तमान समय में विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको यदि हम पसंद आ रहे हैं तो आप द बम्बार्ड को लाइक कर सकते हैं। आपको यदि कोई सुझाव देने हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिंक यूट्यूब चैनल के साथ जो लिंक जीमेल आईडी है उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी अन्य साक्षात्कार की कड़ी में किसी अन्य शख्सियत के साथ। नमस्कार।